हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे रिलीजन एंड विमेन के बारे में। हम जानेंगे धर्म के साथ, धर्म की बातों के साथ औरतों का क्या नाता है, क्या संबंध है, और धर्म किस प्रकार से औरतों को प्रभावित करता है। मेनली शुरू में हम पहले हिंदू रिलीजन की बात करेंगे, फिर कुछ दूसरे रिलीजन्स के साथ भी हम कनेक्ट करेंगे औरतों की परिस्थितियों को। तो देखो, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, स्पेशली अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म के अंदर एज कंपेयर टू विमेन मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बेटों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ मनु, ये कोड ऑफ मनु क्या है? ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको वैसे एक नाम से जानते हो इस बुक को, विच इज नोन एज मनुस्मृति, राइट? मनुस्मृति के रिलीजियस स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग एक मर्द जो होता है, उसमें ऐसी बातें लिख रखी हैं कि एक मर्द जो होता है, ही कुड अचीव मेरिट ओनली बाय प्रोटेक्टिंग द प्योरिटी ऑफ हिज वाइफ। उसको अपनी बीवी की एक तो पवित्रता को बचाकर रखना है, और अपनी बीवी के माध्यम से अपने बेटों की पवित्रता को बचाकर रखना है, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। कहने का मतलब ये है, यहां पर विमेन और डॉटर्स के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करा गया मनुस्मृति के अंदर, ठीक है। अब बेटों के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? अगर हम यहां पर हिंदू धर्म की बात करें तो क्यों दी गई है? हिंदू धर्म के अनुसार बेटे को ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी परिवार में जो मर्दों की जो वंशावली है वो इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली माँ बाप का जो बेटा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटी से, क्योंकि बेटा एक ऐसा माध्यम होगा जो अपने बाप की चिता को आग देगा, अग्नि देगा। वो काम बेटी नहीं कर सकती है। तो सन इज नेसेसरी फॉर लाइटनिंग द फ्यूनरल पायर। फ्यूनरल पायर का मतलब है मैयत, ठीक है, या फिर जो डेड बॉडी जिसके ऊपर लेटी होती है शमशान घाट में, ठीक है, ऑफ द फादर। इसके अलावा बेटे को ऐसा भी देखा जाता है कि बेटा जो है वो प्रोपिटिएट करेगा। ये प्रोपिटिएट वर्ड का मतलब क्या होता है? शांत करना किसी को या संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना या फिर शांत करना, ठीक है। बेटा शांत करेगा ऐसी आत्माओं को जो कि घर परिवार के पूर्वजों की, असेंडेंट होते हैं पूर्वज, ठीक है, असेंडेंट होते हैं आपके पूर्वज, आप इनको ऐसा भी कह सकते हो असेंडेंट वर्ड को, पूर्वज या फिर एंसेस्टर्स। अब यहां पर एक वर्ड है एग्नेटिक असेंडेंट्स। तो ये एग्नेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो टर्म है एग्नेटिक, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है किनशिप का, आपके जो भी रिश्ते नाते हैं, जो परिवार की जड़ है जिसको हम कहते हैं डिसेंडेंट, या फिर अगर आप यहां पर बात करो इनहेरिटेंस की, जो कि एक्सक्लूसिवली पास डाउन होती है थ्रू द मेल लाइन। यानी कि कहने का मतलब ये, इस लाइन को अगर हम पढ़ें, कि बेटे को ऐसा माध्यम देखा जाता है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति कि बेटा जरूरी है बाप की चिता को अग्नि देने के लिए। दूसरा, बेटा शांत कर सकता है अपने पूर्वजों की आत्माओं को, जो कि उसके पूर्वज मेल लाइन से, मेल डिसेंट से, मेल इनहेरिटेंस से पास डाउन होते चले हुए आ रहे हैं। उसके जो पूर्वज हैं वो मर्दों की वंशावली उसके पूर्वजों को लेकर जो फॉलो हो रही है,
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहां पर बात करें कि ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, तो ये जो मेल लाइन है, तो ये जो जितने पूर्वज हैं ये सारे मेल हैं, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इन सब की आत्माओं को शांत करने के लिए जो मर्द है वो जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एग्नेटिक टर्म होता है, ये टर्म तो यूज करा गया है मेल लाइन के लिए, है ना, मर्दों की डिसेंट के लिए, किनशिप के लिए, उनकी इनहेरिटेंस के लिए यूज करा गया है। तो ये जो एग्नेटिक टर्म है, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, इसका लेना देना है विथ पैट्रीलिनियल डिसेंट। और ये एग्नेटिक टर्म डिनोट करता है, ये एग्नेटिक टर्म डिनोट करता है रिलेशनशिप ऑन द फादर साइड, ऑन द फादर साइड। अब यहां पर एक टर्म और होती है, क्या औरतों के लिए भी कोई अच्छी टर्म होती है? जी हाँ होती है। उनके लिए जो टर्म यूज करी जाती है जब किनशिप ट्रेस करी जाती है एक्सक्लूसिवली थ्रू द फीमेल लाइन, उसको हम कहते हैं यूटेरीन या इनेटिक। ये क्या थी? एग्नेटिक, मर्दों की वंशावली। औरतों की वंशावली के लिए वर्ड यूज करा जाता है एग्नेटिक, मर्दों की वंशावली। औरतों की वंशावली को कहा जाता है इनेटिक या यूटेरीन, ठीक है। तो इट डिनोट्स किनशिप कह लो, डिसेंट कह लो, या फिर आप इनहेरिटेंस की बात कर लो, विच इज ट्रेस्ड एक्सक्लूसिवली का मतलब है सिर्फ और सिर्फ थ्रू फीमेल लाइन, ठीक है। फिर एक टर्म आती है यहां पर इसी के साथ, जब किसी की किनशिप ट्रेस होती है दोनों मदर और फादर की साइड से, मेल और फीमेल की लाइन से, किसी एक के लिए नहीं है। जैसे मतलब मान लो कि यहाँ पर वैसे ना, अभी आप आगे चलकर बात करेंगे श्राद्ध की, जो हिंदू धर्म के अंदर फॉलो होती है ना, जैसे जो पितृपक्ष होते हैं 15 दिन के लिए, जैसे आपने सुना होगा कि हिंदू धर्म के अंदर ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो कौए के रूप में आते हैं और साल में 15 दिन के लिए वो आते हैं, तो रोज़ हम उनको अर्घ देते हैं और उनके लिए हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी बनाकर छत पर रख कर आते हैं, है ना। और आपके पापा जो, या घर में जो सबसे बड़े जो मर्द होते हैं, वो जनेऊ पहनकर, धोती और कुर्ता वगैरह पहनकर छत पे जाके वो अपने सारे पूर्वजों का नाम लेकर अर्घ देते हैं उनको, है ना, ताकि आप अपने सारे पूर्वजों की आत्मा को शांत कर सको और आपको उनकी ब्लेसिंग मिल सके। तो अगर ये चीज़ किसी घर परिवार में सिर्फ, जैसे कोई आपके पापा हैं, ठीक है, तो आपके पापा ये वाला काम जो कर रहे हैं अर्घ देने का, वो सिर्फ आपके दादाजी के लिए, परदादाजी के लिए नहीं कर रहे हैं। आपके घर में कुछ ऐसी परंपरा फॉलो हो रही है कि घर में कोई भी पर्सन पितृपक्ष को या श्राद्ध के टाइम पर इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है, और वो मदर की साइड से जो नाना जी हैं, नानी हैं, उनके नाम भी लिए जा रहे हैं, और आपके घर पर जो दादाजी, परदादाजी, जो भी लोग, जो भी आपके पूर्वज स्वर्ग सिधार गए हैं, सिर्फ आपके परिवार में नहीं बल्कि मम्मी के परिवार से भी उन सबको कंबाइंडली अर्घ दिया जा रहा है। तो यहाँ पर यानी कि आप ये कह सकते हो कि कोई एक्सक्लूसिवली फीमेल डिसेंट नहीं है, एक्सक्लूसिवली मेल डिसेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम वर्ड, जैसे किसी परिवार के अंदर जब ये श्राद्ध का समय है या फिर जो आत्माओं को शांत करने का ये जो टाइम है, जिसको हम श्राद्ध कह लो या पितृपक्ष कह लो,
तो यहाँ पर आप सिर्फ मेल एंसेस्टर्स के बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है, या फिर आप सिर्फ मम्मी के परिवार के बारे में नहीं सोच रहे हो, यानी कि नाना जी नानी की साइड, नाना जी के पापा की साइड, आप दोनों की कॉम्बिनेशन में बात कर रहे हो। तो यानी कि आप यहाँ पर वर्ड ना एग्नेटिक यूज करोगे, ना यूटरीन, ना इनेटिक यूज करोगे। तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉग्नेटिक। कॉग्नेटिक। तो कॉग्नेटिक वर्ड denotes a kinship which is traced through both male line and female line। यानी कि आप श्राद्ध के समय पे, पितृपक्ष के समय पर अपने दादाजी की वंशावली को भी पूज रहे हो और नाना जी और नानी की वंशावली को भी पूज रहे हो, यानी कि मतलब नाना जी की साइड की और दादाजी की साइड के दोनों की वंशावली को आप पूज रहे हो, सबको आप अर्घ दे रहे हो और पितृपक्ष में आप सबके नाम ले रहे हो। तो बेटे को अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, फिलहाल हम यहाँ पर बात करें एग्नेटिक की, तो बेटे को ऐसा देखा जाता है मनुस्मृति के अंदर कि वो पिता की अग्नि को देने के लिए होना चाहिए, प्लस जो एंसेस्टर्स हैं उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए होना चाहिए श्राद्ध के समय पर। श्राद्ध के समय पर, ठीक है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना गया है हिंदू धर्म के अंदर, स्पेशली इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लाइक मनुस्मृति। इट एनेबल्स द फादर एंड द एग्नेटिक डिसेंडेंट्स, एग्नेटिक असेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स होता है आने वाले जो बच्चे हैं, असेंडेंट्स का मतलब होता है पूर्वज। तो इससे अगर आपके पापा अर्घ दे रहे हैं पूर्वजों को, या फिर आप अर्घ दे रहे हो अपने सारे पूर्वजों को, जो भी मतलब मेल जो भी ऑथराइज है अर्घ देने के लिए, श्राद्ध वगैरह को कंडक्ट करने के लिए, तो इट एनेबल्स द फादर एंड द एग्नेटिक असेंडेंट्स टू अटेन मोक्ष। इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। दे विल बी रिलीव्ड फ्रॉम रीबर्थ, उनका बार बार इस पृथ्वी पर जन्म नहीं होगा, ठीक है। श्राद्ध के बारे में तो आई होप जानते ही होगे आप क्या होता है श्राद्ध, है ना, पितृपक्ष भी इनको कहते हैं। तो ये एक, आप इसको ऐसा कह सकते हो, दिस इज अ सेट ऑफ हिंदू राइट्स या फिर रिचुअल्स कह लो आप, विच इज परफॉर्म्ड टू ऑनर डिकीज्ड एंसेस्टर्स, यानी कि आपके पूर्वज जो परलोक सिधार चुके हैं। इसके लिए संस्कृत में जो टर्म यूज होता है दैट इज, आपके जो पितृ से होते हैं, पितृ, पिता की साइड की जो वंशावली होती है, इसलिए इसको एग्नेटिक कहा जा रहा है, पितृ। और यहां पर आप क्या क्या करते हो, कुछ राइट्स अगर हम बात करें जो भी आप परफॉर्म यहां पर करते हो, तो उसके अंदर आ जाता है एक, तो हम इसको लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, that you offer food to your पितृ। मोस्ट कॉमनली लोग राइस बॉल बनाते हैं, ठीक है, जिसको कहा जाता है पिंड, ठीक है। आपने पिंडदान के बारे में सुना होगा हिंदू धर्म के अंदर। तो ये जो राइस बॉल्स बनाकर ऑफर करे जाते हैं पूर्वजों को, उसको हम पिंड कहते हैं। श्राद्ध के टाइम पर, पितृपक्षों के टाइम पर, साल में 15 दिन के लिए जब श्राद्ध चल रहे होते हैं, पितृपक्ष चल रहे होते हैं, तब ये वाला काम करा जाता है, ठीक है। उसके अलावा देयर इज अ रिचुअल ऑफ लिबेशंस ऑफ वाटर, लिबेशंस ऑफ वाटर, जिसको बोला जाता है
तर्पण, तर्पण। फूड ऑफरिंग को, राइस बॉल बनाने को क्या कहा जाता है? पिंड। लिबेशंस ऑफ वाटर को कहा जाता है तर्पण। अच्छा, मैं पहले ये आगे बढ़ने से पहले ये बता देता हूँ। लिबेशन ऑफ वाटर मतलब क्या? पानी का अर्घ देना। जो ये ऐसा पोज बनाकर पानी दिया जाता ना, ये वाला, इसको इसको लिबेशन बोला जाता है। ये है ना, छत पे खड़े होके आप ऐसे अपने सारे पितरों का नाम लेकर, अपने पूर्वजों का नाम लेकर आप ऐसे पानी दे सकते हो। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे नीचे बैठ के भी देते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन इस प्रकार से जैसे पानी का जो अर्घ दिया जाता है उसको हम लिबेशन कहते हैं। लिबेशन ऑफ वाटर, पानी का अर्घ देना, और वैसे उसका नाम होता है तर्पण। उसके अलावा क्या होता है? कुछ मंत्र वगैरह जो होते हैं वो रिसाइट करे जाते हैं। ठीक है, और इस टाइम पर जो ब्राह्मण होते हैं उनको दान दिया जाता है। गिफ्ट्स आर गिवन टू ब्राह्मण। गिफ्ट्स मतलब यहाँ पर है दान करना ब्राह्मणों को, जैसे चावल, चीनी, शक्कर, आटा, दाल, इनकी बोरी बांट देना, कोई कपड़ा दान कर देना, कुर्ता पजामा जाकर मंदिरों में पंडित को दान कर देना, और उनको आखिरी जो पितृपक्ष का जो दिन होता है, जैसे उस टाइम पर आपके पूर्वजों के जो फेवरेट पकवान होते हैं वो बनाए जाते हैं जनरली घर पर। वैसे नॉर्मली हलवा, खीर, पूड़ी और ये सब सजी हुई थाली बनती है, तो आप वो जाकर पंडित को या तो घर पे बुलाते हो, या फिर आप मंदिर में जाकर खिलाते हो, या फिर बहुत सारे लोगों को आप घर पे बुलाकर, पंडितों वगैरह को, ब्राह्मणों को, आप उनको ये खाना वगैरह खिलाते हो, और उसके बाद उनको शॉल आप दे सकते हो, कुर्ता पजामा वगैरह, जैसा जिसके घर का परिवार का नियम और धर्म कर्म है वैसा वो उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, ये होता है श्राद्ध। तो ये सारी चीज़ें बेटे को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं हिंदू धर्म के अंदर। ठीक है, अब औरतों का क्या रोल माना गया है? रोल ऑफ वेमेन इज टू, मतलब बेटों का तो ये रोल एक्सपेक्ट करा गया, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। औरतों का क्या रोल है हिंदू धर्म में? औरतों का रोल ऐसा माना गया है कि देयर ड्यूटी इज टू बिगेट सन। बिगेट का मतलब होता है दोस्तों जनना, उनको जन्म देना है बेटे को। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, बेटों को प्रोड्यूस करना, एंड टू परपेचुएट द मेल डिसेंट। परपेचुएट का मतलब ये होता है टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय के लिए जब कोई चीज कॉन्टिन्यूएशन में रहती है उसको हम कहते हैं परपेचुएट होना। तो औरतों से एक्सपेक्टेशन ये दिखाई जाती है कि वो बेटों को पैदा करेंगी, एंड दे विल परपेचुएट, दे विल कंटिन्यू द मेल डिसेंट। अब बायोलॉजी क्या कहती है? बायोलॉजी ने इस चीज को प्रूव कर दिया है कि इट इज नॉट द फीमेल एग बट द मेल स्पर्म हु डिसाइड्स कि बेटा पैदा होगा कि बेटी पैदा होगी। लेकिन फिर भी मेंटेलिटी की वजह से, मानसिकता की वजह से, अज्ञानता की वजह से, अनपढ़ता की वजह से औरतों के ऊपर इस चीज़ के वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है कि देखो बहू, अब तुम ही हो, अब तुम्हें इस वंशावली को आगे बढ़ाना है, जल्दी से फटाफट से 2-3 बेटे दे दो हमें, है ना। और बेटों से एक रुतबा रहता है, बेटा ही बुढ़ापे में तुम लोगों का सहारा बनेगा, चिता को तुम्हारी अग्नि देगा और श्राद्ध पूरे करेगा पूर्वजों के। तो ये जो प्रेशर है ये औरतों को झेलना पड़ता है।
ठीक है, ये जो प्रेशर है ना सन की प्रेफरेंस को लेकर, ये औरतों को झेलना पड़ता है। बिकॉज इस देश में लोगों को, या इस देश में जो घर परिवार है उनके लोगों को साइंस तो समझ में आती नहीं है, पढ़े लिखे तो है नहीं, कभी स्कूल फॉर्मेलिटी के लिए गए थे, अनपढ़ होते हैं। तो बायोलॉजी कभी पढ़ी होती या ट्रू एस एंड पीसीएस का कभी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करा होता तो कभी पता होता कि रैशनल थिंकिंग, मॉरल थिंकिंग क्या होती है। तो इट इज़ द फीमेल, इट इज़ नॉट द फीमेल एग विच डिसाइड्स के लड़का पैदा होगा लड़की पैदा होगी, बट इट इज़ द मेल स्पर्म विच डिसाइड्स। तो ये प्रेशर लड़कों के ऊपर होना चाहिए, लड़कियों के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उनको ये सब चीज़ें करने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि जो रिचुअल्स हैं घर परिवार के वो अच्छे से परफॉर्म हो सके, वो फैसिलिटेट हो सके। अब ये जो हिरार्की है मेल और फीमेल रोल्स की, इट क्रिएट्स डिफरेंशियल इवेल्युएशन ऑफ चिल्ड्रन, इट क्रिएट्स डिफरेंशियल इवेल्युएशन ऑफ चिल्ड्रन, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि औरतों के ऊपर प्रेशर रहता है क्योंकि घर परिवारों के अंदर एक इच्छा रहती है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सन प्रेफरेंस। मैंने इस चीज को यहां पर भी हाईलाइट करके लिखा था, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सन प्रेफरेंस ऑन वन हैंड, एंड डॉटर्स की निग्लेक्शन होती है ऑन द अदर। इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू फूड, अच्छा खाना बेटे को खिलाया जाएगा, हेल्थ केयर पर बेटों की ध्यान दिया जाएगा, फीमेल एजुकेशन को इग्नोर करा जाएगा, ज़्यादा लिबर्टी लड़कों को मिलेगी, घर की लड़कियों को नहीं मिलेगी, जो राइट्स हैं, जो जस्टिस हैं, उसका अधिकार जो है वो लड़कों को दिया जाता है, लड़कियों की बातों को दबाया जाता है, इग्नोर करा जाता है, घर की बहू बेटियों की बातों की, मतलब कोई भी फीमेल हो किसी भी फैमिली में किसी भी रूप में, घर की बहू बेटी बहनें वगैरह इन सबको इग्नोर करा जाता है। अब इंडिया के अंदर जो पर्सनल लॉ होते हैं, पर्सनल लॉ मतलब हर एक धर्म के अपने खुद के कानून नियम होते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो पर्सनल लॉ होते हैं दे फॉल अंडर द परव्यू ऑफ रिलीजन, वो धर्म के साथ जुड़े होते हैं। हालांकि इंडिविजुअल चूज कर सकते हैं दैट दे कैन फॉलो द सेकुलर ऑल्टरनेटिव्स ऑल्सो। जैसे अगर ये अलाउड है इस्लाम के अंदर कि एक मर्द 4 बीवियां रख सकता है, लेकिन फिर भी अगर एक मर्द अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो बाकी 3 बीवियां वो नहीं लेकर आएगा जस्ट बिकॉज उसका धर्म अलाउ करता है उसे। तो ये नहीं कि ज़बरदस्ती उसको लेकर आनी ही आनी है। तो पर्सनल लॉ धर्म के साथ जुड़े होते हैं, इंडिविजुअल्स इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स के ऊपर एक चॉइस है, वो उनकी एथिक्स पर, उनकी मोरालिटी पर डिपेंड करता है कि दे इफ दे वांट दे कैन फॉलो द सेकुलर लॉज ऑल्सो, सेकुलर इनिशिएटिव्स ऑल्सो। सेकुलर लॉ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मतलब सेकुलर ऑल्टरनेटिव्स को भी वो चूज़ कर सकते हैं कि हमें भाई धर्म के कायदे कानून और नियमों का नहीं मानना है, हम तो जैसा चाहें वैसा ही अपने आप को कंडक्ट करेंगे, अपने बिहेवियर को कंडक्ट करेंगे। लेकिन ये जो चॉइस होती है कि एक इंडिविजुअल जो है वो सेकुलर तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है, अपने घर परिवार में वो एक धर्म की आड़ में बांधना नहीं चाहता है घर की औरतों को, ठीक है, कायदे कानूनों के अंदर जो कि धर्म के द्वारा प्रिस्क्राइब करे गए हैं। जैसे मनुस्मृति, इतना पवित्र और इतना लगाव जिसका हिंदुओं के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो हिंदू लॉ की बुक है एक प्रकार से, इसके द्वारा ये सारी चीज़ें, ये जो पिता की अग्नि को आग देना, श्राद्धों के टाइम पर ये सब कुछ करना, अर्घ देना पानी वगैरह का, और जितने भी राइट्स एंड रिचुअल्स होते हैं वो सारे इस बुक के अंदर लिखे गए हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल इससे बाहर निकलना भी चाहे, लेकिन सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर फिर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ये जो चॉइस होती है इसका गला घोट दिया जाता है। इट इज़ सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है दिस चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन लिमिट्स, दिस चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन लिमिट्स, ठीक है। अगर जैसे हम एग्जांपल लें यहाँ पर, अ वुमेन मैरिड अंडर मुस्लिम और हिंदू लॉ, अगर एक लड़की की शादी होती है इस्लामिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग या हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो डाइवोर्स को सीक नहीं कर सकती है या एलिमनी नहीं क्लेम कर सकती है, ठीक है, अंडर सेकुलर लॉ। तो शी हैज़ टू अबाइड बाय वॉट इज ऑफर्ड बाय रिलीजियस लॉज, जिसके द्वारा वो उसकी मैरिज को कंडक्ट करा गया था। अब ना ही मुस्लिम ना ही हिंदू पर्सनल लॉज जो हैं वो एक औरत को एंटाइटल करते हैं टू एलिमनी।
ये एक ऐसा टर्म है जिससे आज के समय में हिंदुस्तान का हर मर्द डरता है। आज के समय में हिंदुस्तान के मर्द को कितनी भी सुंदर, कितनी भी हॉट, कितनी भी रेविशिंग लड़की क्यों ना मिल जाए शादी करने के लिए, लेकिन उसको ये लगता है, अपने आप से ज़रूर वो सवाल ये पूछता है, यार कल को ये तलाक देकर यार आधी प्रॉपर्टी तो नहीं ले जाएगी यार। इससे बढ़िया तो ये नहीं है कि मैं बार बार अफेयर चला लूँ, क्यों मुझे शादी करनी है। तो हिंदुस्तान के मर्दों की सिट्टी बिट्टी गुल रहती है आजकल इस एलिमनी टर्म को सुनकर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके। लेकिन यहाँ पर तो आपको ये बताया जा रहा है कि अंडर मुस्लिम या फिर हिंदू पर्सन लॉ अब वेमेन जो है, नीदर मुस्लिम नॉर हिंदू पर्सन लॉ एंटाइटल्स अ वेमेन टू एलिमनी। वो तो डाइवोर्स, मतलब ये जो पर्सनल लॉज हैं हिंदूज़ के, हिंदू पर्सनल लॉ है और जो इस्लामिक पर्सनल लॉ है, ये तो अलाउ ही नहीं कर रहा है डाइवोर्स के लिए, एलिमनी के लिए। लेकिन इतने सारे डाइवोर्स और एलिमनी के केसेस हो तो रहे हैं, फिर वो क्यों हो रहे हैं? वो हो रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमारा जो कोर्ट है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, इस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो डाइवोर्स के बारे में तो देखो आप सारी चीज़ें जानते हो। हम फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसा टर्म जिससे हिंदुस्तान के मर्दों की रूह कांपती है आजकल, डैट इज एलिमनी। अच्छा, वैसे एलिमनी जो टर्म है वो मीडिया में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के शॉर्ट्स पर, और आप जैसे इन मोहतरमा को तो जानते ही होगे, है ना, धनश्री वर्मा। इन्हीं के बाद ये जो एलिमनी वाली जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो लोगों का इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक वो आर्ग्यूमेंट रहता है कि एक लड़की अगर केपेबल है, कमा रही है, एक इंस्टाग्राम वगैरह पे उसकी एक अच्छी खासी हाइप है, शी इज़ एबल टू अर्न हर सेल्फ, इंडिपेंडेंट है, तो डाइवोर्स अगर सीख करा है उसी ने, तो हाउ कैन शी क्लेम एनिमनी या फिर एलिमनी, और जुडिशियल सिस्टम ने उसको कैसे मतलब ये वाली चीज़ अलाउ कर दी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4.75 करोड़ एज एलिमनी, डिसीजन टेकन बाय बॉम्बे हाई कोर्ट टुमारो। तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि इसने अपने एक्स हस्बैंड क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से डिवोर्स लिया था मार्च 2025 में। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इसकी फैमिली ने जो कोर्ट में जो अमाउंट जो क्लेम करा था, वो करा था कि 60 करोड़ की एलिमनी चाहिए हमें, लेकिन जो कोर्ट ने अल्टीमेटली जो दिलवाई वो 4.75 करोड़ की दिलवाई। 60 करोड़ मांगे थे, मिले 4 करोड़ 75 लाख रुपए। ठीक है, तो ये एलिमनी, हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि एलिमनी ऐसा माना जाता है, कई लोगों को लगता है कि एलिमनी जो टर्म है दैट इज़ यूज्ड ओनली फॉर फीमेल्स, के फीमेल्स ही एलिमनी को सीख कर सकती है, मतलब जो पैसे की डिमांड होगी फीमेल्स ही कर सकती हैं। ऐसा नहीं है, मेल एलिमनी का कंसेप्ट भी होता है। ठीक है, अगर मेरी वाइफ वर्किंग है, वो आईएएस ऑफिसर है या किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रही है, मैं घर पे बैठ के बच्चे संभाल रहा हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ, मैं भाई कुछ नहीं करता, मैं नेटफ्लिक्स पे सिर्फ वेब सीरीज़ देखता हूँ, बच्चों को खिलाता पिलाता हूँ और ख़ुद मज़े करके मैं सो जाता हूँ आराम से, मेरा पूरा दिन मान लो कि ऐसे ही करता है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बेरोज़गार हूँ कुल मिलाकर मान लो। तो आई हैव अ राइट कि अगर मैं डाइवोर्स ले लूँ अपने हस्बैंड से, अपने उससे वाइफ से, और हम दोनों के बीच में अगर डाइवोर्स हो जाए और मैं फिर अगर बेरोज़गार हूँ, तो आई कैन क्लेम द एलिमनी राइट्स। ठीक है, ये चीज़ होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है ये वाली जो टर्म है ये फीमेल्स के लिए बदनाम है, कि फ़ीमेल जो है वो हस्बैंड से ही एलिमनी क्लेम कर सकती है, एक मेल अपनी वाइफ से एलिमनी क्लेम नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पर बात आ रही है कि आई कैन क्लेम एलिमनी फ्रॉम माई स्पाउस। ठीक है, एंड माई स्पाउस कैन ऑल्सो क्लेम एलिमनी फ्रॉम मी। लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? चलो उसको ईजी तरीके से समझते हैं कि बात है क्या। ये एलिमनी एलिमनी जो सब कुछ चलता रहता है, इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया को अगर आप फॉलो ना करके, अगर हम इसको यूपीएससी की टोन में अगर हम देखें तो हमें पता लगेगा। सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं इसका, ये है क्या। तो इट इज़ द मनी, इट इज़ द मनी दैट यू हैव टू पे। भाई क्यों पे करेंगे?
पे इसलिए करेंगे बिकॉज इट इज़ डिक्टेटेड बाय लॉ, कानून ऐसा बोलेगा तब आप करोगे इसको पे। ये नहीं कि सामने वाले ने अपना गुफा जितना बड़ा मुंह फाड़ कर मांग लिया कि इतना इतना अमाउंट दे दो। जैसे इन मैडम ने मुंह तो बहुत बड़ा खोला था, 60 करोड़, मिले कितने, 4 करोड़ 75 लाख। ठीक है, तो मनी डैट यू हैव टू पे बाय लॉ, अब देखना डेफिनेशन में क्या है, टू योर फॉर्मर वाइफ और हस्बैंड। इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि दोनों ही क्लेम कर सकते हैं, टू योर फॉर्मर वाइफ और हस्बैंड, लेकिन कब, आफ्टर गेटिंग डाइवोर्स। ये है सबसे अच्छी सबसे प्यारी डेफिनेशन एलिमनी की। अच्छा, मैं जो भी साइड में लिखता रहता हूँ आकांक्षा मयूर रिया, मैंने कभी पूछा नहीं है राइटिंग मेरी ज़्यादा भद्दी तो नहीं है, समझ में आ जाता है ना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ये वर्ड्स वगैरह पक्का ना, ज़्यादा बुरी तो नहीं है ना राइटिंग। तो ये तो हो गई दोस्तों डेफिनेशन एलिमनी की। ठीक है, एलिमनी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ और पहलुओं को समझते हैं। सवाल दोस्तों ये उठता है कि हम एक टाइम पर अगर कोर्ट से एलिमनी की रिक्वेस्ट करें कि हमें एलिमनी दिलवा दो, अमाउंट दिलवा दो ये हमारे स्पाउस से, तो कितनी हमें मिलती है। देखो, जो वाइफ्स एलिमनी है, बीवी जो एक अमाउंट क्लेम करेगी कोर्ट से अगेंस्ट हर हस्बैंड, ठीक है, तो इसका देखो एक आंसर तो है, चलो यहां पर एक मिनट के लिए वाइफ और हस्बैंड को भूल जाओ, एक सिंपल आंसर तो देखो इसका ये, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। कोई एक थोड़ी ना हो सकता है कि यार ये रिक्शे वाला एक पर्सन जो रिक्शा चला रहा है किसी ढाबे वाबे पे काम कर रहा है, अब उसकी बीवी एलिमनी क्लेम कर रही है और वो बोल रही है कि भाई धनश्री ने 60 करोड़ मांगे थे, मैं भी 60 करोड़ मांगूंगी, तो वो तो किडनियाँ भी बेच देगा अपनी, तब भी यार 60 करोड़ कहाँ से लाएगा बेचारा, है ना। तो केस टू केस वेरी करता है, ये तो हमें एक नॉर्मल लॉजिकल बात पता है। लेकिन फिर भी मतलब केस टू केस अगर वेरी करता भी है तो वाइफ की एलिमनी, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट्स है ना, ध्यान से सुनना आप, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एलिमनी एलिमनी आप हर जगह सुनते रहते हो, लेकिन मैं आज आपको ज्ञानी बनवा रहा हूँ एलिमनी के टॉपिक पर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इंटरव्यू रूम में बोल सको, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह आंसर कर सको। तो देखो, कोर्ट्स जो है ना अक्सर वो क्या करते हैं, एक बेंचमार्क यूज करते हैं। बेंचमार्क का मतलब क्या है, एक इंडिकेटर यूज करते हैं कि एक बीवी ने क्लेम कर रखा है अगर एलिमनी का, अभी यहाँ पर फिलहाल बात बीवी की हो रही है, ठीक है, कि एक बीवी ने अगर क्लेम कर रखा है एलिमनी के बारे में तो उसको कितना मिलेगा एलिमनी। तो कोर्ट का ये कहना है, देखना यहाँ पर दो बातें हैं, भारत के कोर्टों ने ये बोल रखा है हस्बैंड की जो भी इनकम है, हस्बैंड की जो भी नेट इनकम है, नेट इनकम का मतलब होता है सारे खर्चे वर्चे को निकालने के बाद जो बच रहा है, ठीक है, ये नहीं कि यार उसकी सैलरी अगर 1 करोड़ है, 10 लाख है, 1 लाख है, तो आप उसको 1 लाख 10 लाख या 1 करोड़ ही मानोगे। घर के खर्चे वगैरह भी तो होते हैं, क्या पता कोई हाउस लोन चल रहा हो, कोई पुराना लोन चल रहा हो, बीवी की फरमाइशों पर कोई गाड़ी वगैरह पहले आई हो तो वो सब चल रहा हो, या फिर उसके खुद के एक्सपेंसेस हो, उसके मम्मी पापा का इलाज चल रहा हो, उन सारे खर्चों को हटाकर मंथ के एंड में बचता क्या है, काम वाली को पैसे देने के बाद, घर का रेंट देने के बाद, बिजली का बिल पे करने के बाद, बच्चों की स्कूल की फीस पे करने के बाद, जो बीवी के नाम पर जो गाड़ी ली थी उसके लोन का अमाउंट पे करने के बाद, ईएमआई वगैरह जो उसको आईफोन 17 प्रो मैक्स दिलाया था उसकी जो ईएमआई जा रही है, इन सबको काटने के बाद अब क्या बच रहा है उसकी जेब में, उसको नेट इनकम कहा जाता है। ठीक है, तो हस्बैंड की नेट इनकम, अब हस्बैंड की नेट इनकम को दो तराजू में तोला जाता है। देखो, दो तराजू में कैसे तोला जाएगा, ध्यान से समझना। अब बीवियां ना दो प्रकार की होती हैं। एक बीवी ये सोचेगी यार एलिमनी मिल रही है तो एक बार में काहे को लेनी, इसको हम ईएमआई के बेसिस पे बंधवा लेते हैं। मेरे आईफोन की पहले किस्तें देते थे, मेरे गाड़ी की पहले किस्तें देते थे, अब मुझे ये एलिमनी की किस्तें दिया करेंगे। तो उसने कोर्ट में मान लो रिक्वेस्ट डाली हुई है कि सर जी
कोर्ट मतलब जज से कह रखा है कि सर जी मुझे ना पीरियोडिक पेमेंट चाहिए, जैसे मेरी आईफोन की ईएमआई जाती है वैसे मुझे हर मंथ इनसे पेमेंट चाहिए, या फिर 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, मतलब पीरियोडिक मतलब सिर्फ मंथली नहीं होता है, कैसे भी हो सकता है वो, लेकिन मिनिमम मंथ ही होता है, उससे नीचे नहीं। अब कोर्ट यार मतलब ये कोई दिहाड़ी मजदूरी थोड़ी ना यार, ये कि कोर्ट ये कहते देगा डेली तुम्हें देनी है, वीकली तुम्हें देनी है, मंथ मिनिमम तो देखो एक मंथ होगा, और उसके बियॉन्ड मतलब 3 महीने, 6 महीने, सालाना इनकम ऐसी हो सकती है। अब कुछ बीवी ऐसी होती है कि वो ये चाहती है कि यार मैं ना जब भी इससे पीरियोडिक पेमेंट, जब इसका अमाउंट रिफ्लेक्ट करा करेगा मेरे यूपीआई में, तो मुझे इसका यार नाम देखना पसंद नहीं है, ना ही इसका चेहरा देखना पसंद है, फिर वो मुझे मैसेज करके बोले व्हाट्सएप पर कि मैंने तुम्हारी पेमेंट डलवा दी है, तो मुझे इसके साथ अब कोई भी कैसे भी रिश्ते नहीं रखने हैं। इसकी शक्ल को इमेजिन करते करते, इसकी बातों को इमेजिन करते करते मेरा खून खोलता है। मुझे चाहिए इससे एक ही बार में लमसम अमाउंट, और उसके बाद मैं इस वाहियत इंसान की बेहुदा शक्ल को कभी इमेजिन भी नहीं करना चाहती। तो भाई ये है हार्डकोर लड़की, हार्डकोर बीवी, है ना। इसने लिया टफ डिसीजन कि भाई मुझे ईएमआई वीएमआई से मतलब नहीं है, मुझे मंथली पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे तो एक बार का लमसम अमाउंट चाहिए। तो कोर्ट का यहाँ पर क्या कहना है, ध्यान से समझना। कोर्ट का यहाँ पर क्या कहना है, कोर्ट का ये कहना है जो पीरियोडिक पेमेंट है, अगर कोई बीवी पीरियोडिक पेमेंट क्लेम करती है तो हस्बैंड की नेट इनकम का, कीवर्ड पे ध्यान देना, हस्बैंड की नेट इनकम का सारे खर्चों को निकालने के बाद जो उसकी जेब में पैसा बच रहा है उसका 25% क्लेम कर सकती है एक औरत, बीवी, उसकी एक्स बीवी, ठीक है। और अगर उसको लमसम अमाउंट चाहिए तो या तो उसको 1/5 जो हस्बैंड की जो पूरी की पूरी जो नेट इनकम होगी अभी तक की, उसका घर वगैरह जो उसके नाम पर होगा, जो उसके नाम पर गाड़ी होगी, कोई स्टॉक्स होंगे उसके नाम पर, उसने कोई बिटकॉइन ले रखा, सारी प्रकार की इनकम उसकी, उसका जो करेंटली है, जब तक डाइवोर्स हुआ था तब तक, जो अभी करेंटली चल रही है, उसका 1/5 या तो एक ही बार में मिल जाएगा बीवी को, एक्स बीवी को, या फिर मिलेगा 1/3। ठीक है। अब यहां पर कोर्ट ना और भी चीजों को थोड़ा सा देखता है संज्ञान में, ठीक है। तो यहां पर कोर्ट कुछ फैक्टर्स को भी कंसिडर करता है, ये नहीं कि हस्बैंड की नेट इनकम देखी और ऐसे ऐसे जजमेंट पास कर दी जल्दी से एक जज ने, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट यहां पर कुछ और फैक्टर्स को भी देखता है, जैसे वो ये भी देखेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है लड़के के घर का, ठीक है। कोर्ट ये भी देखेगा कहीं ये बीवी ज्यादा चालाक तो नहीं है, तो वो मैरिज की ड्यूरेशन को भी देखेगा कि शादी को वक्त कितना हुआ है, कब ये एलिमनी सीख कर रही है। ऐसा तो नहीं कि परसों शादी शादी हुई थी, कल सुहागरात बनी, आज एलिमनी के लिए पहुंच गई। कोर्ट ये भी देखेगा कि जिस औरत ने एलिमनी का क्लेम कर रखा है उसकी फाइनेंशियल नीड्स जो हैं उसको भी देखेगा कि उसको जरूरत है भी कि नहीं है, खुद भी कुछ वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और यहां पर कोर्ट एक आखिरी चीज जो देखता है वो ये भी देखता है कि जो ईच ऑफ द जो पार्टी, यानी कि पार्टी मतलब हस्बैंड और जो वाइफ है, उनकी खुद की अभी इनकम कितनी है। ऐसा नहीं कि बीवी भी काम कर रही है, और या फिर अर्निंग कैपेसिटी कितनी है कि यार बीवी कितनी पढ़ी लिखी है, खुद से मक्कारी से वो काम नहीं कर रही है, वो चाहे तो आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लगकर उसकी एक्स प्रोफाइल को देखते हुए, उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह को देखते हो कि ये तो अच्छा खासा कमा सकती है, ये तो जानबूझ के हरामखोरी दिखा रही है ना, कि एक पीरियोडिक मेरी पेमेंट बन जाए और मैं कोर्ट से सिंपत्ति ले लूँ कि सर जी मैं तो कुछ कमाती नहीं हूँ, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। लेकिन अब यहाँ पर अगर औरत, अगर कोर्ट अगर ऐसे ऐसे जाकर बदनाम करने के लिए जा रही है, अब देखो हम यहाँ पर मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में बात कर रहे हैं, हो सकता है कि उस औरत के साथ बहुत बुरा हुआ हो, ये पिटी हो या हैरेसमेंट हुई हो या हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा हो, तो उसका एलिमनी वगैरह क्लेम करना, डाइवोर्स सीख करना जस्टिफिएबल है। तो ये हम यहाँ पर किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो बस एक मैं आपको बता रहा हूँ, बताने का तरीका है हंसी मजाक के साथ, तो हम यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। अब जैसे धनश्री के केस में भी मतलब मैं आपको बोल रहा था, तो यार हमें क्या पता कि अंदर की बात क्या, कि बंद कमरे में क्या हुआ था, कि जो यूजी है वो अच्छा है, कि धनाश्री जो है ये लफड़ेबाज लड़की है, हम कुछ नहीं कह सकते किसी के बारे में, हमें अधिकार भी नहीं किसी बारे में क्लेम करने का, क्योंकि सामने जो दिखता है पर्दे के पीठ पीछे कुछ और होता है ना। और हमें क्या करना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करके, किसी के बारे में सोच कर अपना टाइम वेस्ट करके।
तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि कोर्ट ये कहते हैं कि हम ना दोनों पार्टीज को कंसिडर करेंगे। अब हस्बैंड, जैसे हस्बैंड को एलिमनी देनी पड़ रही, तो क्या वो मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है या उसके होंठ किसी ने सिल रखी हैं टाँके मारकर? वो भी तो कुछ ना कुछ बोलेगा ना कि सर जी ये जानबूझ के नहीं कमा रही, आप इसके वो देखो, इसने कितनी कितनी डिग्रीज प्राप्त कर रखी हैं, शादी से पहले देखो इसका कितना लाख का ये पैकेज का इनकम था, अभी जॉब वॉब छोड़कर सब बैठ गई है और मेरा जीना हराम इसने कर रखा है और गलती हमेशा ये मेरी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होता कि आप एलिमनी क्लेम करोगे तो आपको एलिमनी मिल ही जाएगी। कोर्ट आजकल बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो गया इस चीज़ से कि एक चेन ऑफ एलिमनी का एक पैटर्न स्टार्ट हो गया कि भाई एक को देखते हुए, धनेश्वरी को देखते हुए इतनी सारी औरतें एलिमनी क्लेम करने चली जा रही है। अब तो कोर्ट जो है अभी तक तो एक्सेप्ट कर भी रहा था, मतलब अब वैसे तो वो केस टू केस एक्सेप्ट करता है, लेकिन अब जब कोर्ट को ये फील होने लगा है कि लोग तो यार कैसे भी करके यार इसको एक नया अपना इनकम का सोर्स बनाने लगे हैं कि एक अमीर इंसान को फंसाओ, उससे शादी करो, फिर उसके ऊपर ब्लेम ब्लेम लगाकर इसका अफेयर चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और ऑफिस की सेक्रेटरी से इसका मतलब जो है इसके नाजायज़ शारीरिक संबंध है, कुछ भी बोलकर आप डाइवोर्स सीख कर लो, फिर एलिमनी को क्लेम कर दो कि भाई मैं तो कुछ कमाती ही नहीं। तो कोर्ट अब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गंभीर हो चुका है इस एलिमनी के राइट को एक्सेप्ट करने के लिए, एलिमनी के क्लेम को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसके पीछे हम ये कह सकते हैं को देखो क्या है कि देर इज नो सिंगल कैलकुलेटर। कोई एक सिंगल कैलकुलेटर तो है नहीं कि हम ये बोलते हैं कि ऐसे ऐसे एलिमनी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो कोर्ट ये सब चीज़ें फाइनेंशियल जो वो होती है, नीड्स वगैरह होती है, इन सब चीज़ों को संज्ञान में लेता है। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये जो पीरियोडिक पेमेंट होगी ना, अगर कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा कि जैसे किसी ने मंथली पेमेंट या 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, सालाना एक बार किसी को जैसे पेमेंट मिल रही है और वो मिलते जा रही है जब तक सामने वाले की नौकरी नहीं लगती तब तक ही मिलेगी ये। ठीक है, तो ये जो रेगुलर मंथली या फिर एनुअल पेमेंट जो मिल रही हैं, ये जो पीरियोडिक पेमेंट है, लमसम अमाउंट में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, सिर्फ पीरियोडिक पेमेंट में है कि दिस इनकम विच वाइफ विल गेट दिस विल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम। इस पर टैक्स भी लगेगा। जिस औरत ने, जिस एक्स वाइफ ने एलिमनी को क्लेम कर रखा है ना, हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है लेकिन उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा अगर पीरियोडिक पेमेंट है। लमसम आप ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, पीरियोडिक पेमेंट में आपके पास क्योंकि मंथली या एनुअल बेसिस पे आ रही है और डिपेंड करता है, किसी किसी की बहुत बड़ी इनकम भी आ रही हो, किसी बिजनेसमैन से, बहुत टॉप नॉच का कोई बिजनेसमैन है, उससे किसी उसकी बीवी ने एलिमनी सीख करी हो तो उसको हो सकता है करोड़ों में या लाखों में पीरियोडिक पेमेंट आ रही हो, तो वो टैक्सेबल इनकम की तरह ट्रीट करी जाएगी। ठीक है, अब कोर्ट जो है वो दो जेन्युइन ग्राउंड्स को क्या देखता है एलिमनी के क्लेम को एक्सेप्ट करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, हमने डिस्कस करें यहाँ पर, हस्बैंड की नेट इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दोनों परिवारों का, मतलब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का मैरिज को कितना टाइम हो गया था, फाइनेंशियल नीड्स क्या हैं, हर एक पार्टी की, मतलब वाइफ की इनकम कितनी है क्या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो, आप एक चीज़ याद रखना आगे मेरे बढ़ने से पहले, कि कोई ना ये हार्ड रूल्स नहीं है कि ऐसा ऐसा होगा ही होगा। ये कोई हार्ड रूल्स नहीं है एलिमनी को लेकर कि जो मैंने आपको बताया हर बार हर केस में ऐसा ही होगा। ये सिर्फ एक गाइडलाइंस हैं। ये जो एलिमनी की जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये सिर्फ एक गाइडलाइंस हैं। ये कोई हार्ड लॉ नहीं है कि हर केस को ऐसे ही ट्रीट कर जाएगा। मैंने आपको शुरू में बता दिया, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। लेकिन कोर्ट दो चीज़ों को फिर भी संज्ञान में लेता है, कोई भी कोर्ट हो दो चीज़ों को संज्ञान में लेता है। एक तो वो ये देखता है कि जो बीवी जो एलिमनी को जो क्लेम कर रही है वो वर्किंग वाइफ है, तो फिर उसकी इनकम कितनी है, और अगर इस मैरिज से जो पार्टनर हैं, जो कपल हैं, उनके अगर बच्चे हो गए थे, तो एक बीवी अगर सिर्फ ये बोलकर एलिमनी क्लेम कर रही है तो हो सकता है कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर ले कि सर मैं कमाती नहीं हूँ और मुझे अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, बच्चे क्योंकि मेरे पास हैं डाइवोर्स के बाद, तो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए मुझे उनके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए मुझे पैसे चाहिए और आई एम फाइंडिंग अ सूटेबल जॉब। जैसे ही मुझे जॉब मिल जाएगी तो फिर मैं ये एलिमनी को सीख करना बंद कर दूंगी। अभी लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है और ये बेटा या ये जो बेटी है या ये एक दो बच्चे हैं, ये सिर्फ मैंने पैदा नहीं करे थे, इसमें मेरे एक्स हस्बैंड का भी रोल है। ठीक है,
तो ये चीज़ पता लग गई आपको अच्छी तरीके से। तो एलिमनी का ये जो टूल है, आप इसको कहोगे क्या? मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एलिमनी के टूल, ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये है क्या, तो ये देखो, एलिमनी जो है ये एक प्रकार से सोशल जस्टिस का एक टूल है कि अगर कोई चालाकी से किसी के साथ शादी कर कर उसको बहला फुसला कर उसको डाइवोर्स दे देता है कल को, तो सामने वाला जो एक पार्टनर है वो मतलब अपनी जीवन में मजबूर ना बने कि उसको फिर बच्चे भी संभालने पड़ रहे हैं, वो पैसा कहाँ से लेकर आए, सामने वाले ने तो कोई कदर ही नहीं करी उसकी। तो यहाँ पर इसको एक प्रकार से एक सोशल जस्टिस का एक टूल देखा जाता है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट का टूल देखा जाता है, ताकि यहाँ पर जो ये एक कपल का डाइवोर्स देना और दूसरे कपल का उसके बाद सफ़र करना, ये चीज़ ना हो। ठीक है, ये चीज़ ना हो। तो यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई थी ना कि अंडर मुस्लिम लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ अ फीमेल कैनॉट सीक डाइवोर्स और एलिमनी, ठीक है, वो धर्म के कानूनों के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जो कोर्ट है वो बहुत बार धर्म के कानूनों को मद्देनज़र रखते हुए या फिर उसको इग्नोर भी करते हुए जजमेंट जो है वो देते हैं। जैसे मैंने आपको पास्ट में भी बताया था इस सीरीज़ के डिस्कशंस में, शनि शिंगणापुर को लेकर जो जजमेंट आई थी कोर्ट की, या फिर सबरीमाला टेम्पल का जो केस था, आज आपने ये एलिमनी के ऊपर भी कंप्लीट तरीके से जितना मैं आपको बता सकता था, जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक प्रेजेंटली अवेलेबल है एलिमनी के ऊपर, मैंने आपको सब कुछ अप टू डेट बता दिया है। अब आप एलिमनी को लेकर गवारों की तरह नहीं सोचोगे, अब आपको प्रॉपर लॉजिक पता है, सारी चीज़ें पता है। पीरियोडिक इनकम 25% मिल सकती है, लमसम अमाउंट 1/5 या फिर 1/3 इनकम मिल सकती है। तो अब आपको प्रॉपर फैक्ट्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है। लेकिन अगेन याद रखना, मैंने आपको ये भी बताया इसके साथ कि दीज आर नॉट हार्ड रूल्स कि हमेशा हर केस में ऐसा होगा ही होगा। ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है। ये 25% वाली चीज़ ब्रीच भी हो सकती है बहुत सारे केसेस में, 1/5 की जगह ये 2/5, ठीक है, 4/5, 1/3 की जगह 2/3, कुछ भी हो सकता है। वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज कोर्ट के सामने अलग अलग प्रकार के जैसे केसेस आएंगे तो कोर्ट की जजमेंट भी उन केसेस के अनुसार जो है वो बदल जाती है। ओके, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।